बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम और निजी वजूहात की बिना पर इशार आज तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन कल इंशाल्लाह हमें वो ज्वाइन करेंगी। जिस तरह से आप जानते हैं नाज़रीन कि मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में शायान शान अंदाज में इसे मनाया गया। तकरीबात का सिलसिला जारी रहा और मोराल बहुत अप था, चाहे वो अवाम हो, चाहे हमारी सियासी क़यादत हो या फिर अस्करी क़यादत हो। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम भी दिया है, वार्निंग्स भी दी हैं कि पिछली बार थोड़ी रियायत हमने कर दी थी, इस बार हमसे किसी रियायत की लचक की तवक्को ना रखिएगा। पिछली बार 8 तैयारे गिराए थे, अगली बार शायद 70 या 80 भी हो सकते हैं। तो वज़ीर आज़म के पैगामात भी हुए, सामने आए। मार्का हक में उन्होंने कहा कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था। दुश्मन ने 4 घंटे में जंगबंदी की दरख्वास्त की और तारीख फील्ड मार्शल की दानिशमंदाना दलेराना क़यादत को सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। जबकि मार्का हक में शानदार फतह के 1 साल मुकम्मल होने पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पाकिस्तान मोनूमेंट पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया था। आप सब ने देखा भी होगा टेलीविज़न पर। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह ने मार्का हक को अजीम फतह में तब्दील किया है। अल्लाह ताला ने मार्का हक को अजीम फतह में तब्दील करने के साथ साथ जो शोहदा ने अपने जानों के नजराने पेश किए, वो भी एक अजीम कुर्बानी है। और उन्होंने कहा कि भारत ने पहलगाम को जवाज़ बनाकर बेबुनियाद इल्ज़ामात की बौछार की। हमारा दामन साफ था, हमने सब्र और तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ा। और हमारी अवाम हो, हमारी मिलिट्री क़यादत हो या फिर मीडिया, सभी एक इकाई की तरह इस दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार थे और उसकी आंखों में आंखें डालकर ना सिर्फ उसे ज़िल्लत आमेज़ इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, बल्कि उसको ऐसा सबक सिखाया है जो उसे कई दहाइयों तक याद रहेगा। तो इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में और दीगर जो अहम मामलात हैं उसका भी जायज़ा लेंगे। आज की टॉप 5 स्टोरीज़ पर सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एक बड़ी पेशरफ्त। वैसे तो दौरा चीन भी डोनाल्ड ट्रंप का जल्द ही मुतवक्की, अब चंद दिन बाकी रह चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की सालिसी में नाज़रीन ईरान अमरीका मुज़ाकरात में एक नई पेशरफ्त हुई है। तेहरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। पाकिस्तान ने वो तजावीज़ पहुंचाई तो थी, लेकिन उसका जवाब मस्बत नहीं आया। लगता है कि बर्फ़ अब तक जमी हुई है। तो अभी आगे क्या मुमकिनात हैं, उस पर बात करेंगे। फिर बात होगी वाइट हाउस की। सदर ट्रंप के दौरे चीन का शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बुध की शाम बीजिंग पहुँचेंगे। उनकी मसरूफियात क्या रहेंगी, एजेंडा क्या है और उसके मुज़मरात और असरात क्या हो सकते हैं, इस पर भी माहिरीन की राय शामिल करेंगे। और फिर आज ही के प्रोग्राम में नाज़रीन बात होगी क्रिकेट की भी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 3-0 से शिकस्त देकर तारीखी कामयाबी समेट ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौमी ख़ातीन टीम को शानदार कारकर्दगी पर दिखाने पर मुबारकबाद पेश की है। हमारी टीम मुंबई बांग्लादेश के अंदर भी मौजूद है नाज़रीन, और वहाँ पर भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसका अहवाल क्या है वो भी आपको बताएंगे। और आपका फेवरेट सेगमेंट भी आज ही होगा और वो है सितारों का अहवाल। आपके सितारे आपकी ज़िंदगी के हवाले से क्या कहते हैं, ये हफ्ता कैसा गुजरने जा रहा है। हमारे साथ हमारी मेहमान होंगी, उनसे जानेंगे। और फिर आखिर में बात होगी 11 से 13 मई के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुपर सेल बनने की तवक्को है और पीटीएम में पंजाब ने गर्द गुबार, आंधी और बारिशों से मुतल्लिक अलर्ट भी जारी कर दिया है। और रात गए लाहौर गिरदोनवाह में पंजाब के बेशतर इलाकों में आपने यही मौसमी तब्दीली देखी होगी। और इस क्लाइमेट चेंज के असरात क्या हैं हमारी अजनास पर, हमारी आवाम पर, और उसके लिए हम किस तरह से उसको काउंटर कर सकते हैं, क्या इक़दाम हो सकते हैं, ये सारा आज के प्रोग्राम में होगा। तमाम टॉपिक्स को शामिल गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहला जो मौजू है वो बहुत ही अहम है, इस खत्ते में जारी जंग। ट्रंप ईरान की पाकिस्तान सालिसी की जो कोशिशें हैं उसमें पाकिस्तान तो पेश है ही। अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त हुई है। नई अमरीकी तजावीज़ पर ईरान का जवाब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को मौसूल हो गया है और वो ना की सूरत में है। उन्होंने मुस्तरद कर दिया है अमरीकी जो ऑप्शंस सामने आई हैं। लेकिन इसके बाद अब क्या होने जा रहा है, इस पर बात करते हैं। अमरीकी सहाफ़ी असद हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। पाकिस्तान की बैकडोर राब्ते मुसलसल जारी हैं और उसका तस्करा डोनाल्ड ट्रंप खुद भी करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि बाकी सारी जो बुनियादी चीज़ें थी, जिसमें अफजुदा शुदा यूरेनियम को किस तरह से कहाँ पर ठिकाने लगाना है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, और एटमी हथियारों का हुसूल, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी हो चुकी हैं। आपने हुर्मुज़ पे फोकस है, जिसकी वजह से न सिर्फ ये ख़ित्ता बल्कि पूरी दुनिया जो एनर्जी क्राइसिस का सामना कर रही है। तो ये ब्लॉकेट कब तक जारी रह सकती है? अभी तक डेडलॉक की बुनियादी वजूहात आपके ख्याल में क्या है? और दौरा चीन से पहले, जिसको कहा जा रहा था कि उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये चाहेंगे कि इस मुद्दे को हल कर लिया जाए, आपको ऐसा लग रहा होता हुआ? बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। 2-3 सवाल हैं आपके कि अपनाए हरमज़ उसका उसके ऊपर जो ब्लॉकेड है और दोनों तरफ से जो अपनी एक पोजीशन ले रखी है, उसका फ्यूचर क्या है? मेरा ख़्याल है इसका फ्यूचर उसी के साथ जुड़ा हुआ है जो अल्टीमेटली
मुज़ाकरात होंगे या बैकडोर चैनल से जो बात हो रही है। और ये इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि यकीन करें कि हर वक़्त खबरों पे नज़र रखने के बावजूद कई दफ़ा लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। ज़रूर। मसलन अभी आप बता रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से जो तजावीज़ मिली ईरान को, ईरान ने रिजेक्ट कर दी। जो 4 घंटे 5 घंटे पहले की जो डेवलपमेंट थी, या प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ईरान की तरफ से तजावीज़ मिली उनको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल हैं। हालाँकि 4 रोज़ पहले यहाँ पे एक्सियोस की एक स्टोरी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियाँ बतदरीज एक एग्रीमेंट के करीब पहुंच रही जी। हैं जिसमें अबनाए हुर्मुज़ की सेटलमेंट भी है, जिसमें न्यूक्लियर के इश्यूज भी हैं और ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं, इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं और ईरान ईरान के जो फ्रीज्ड एसेट्स हैं उनको रिलीज करने का जो मुतालबा है उनका, उसके ऊपर बताया ये जा रहा था कि दोनों पार्टियां जो हैं वो किसी इत्तेफाक की राय की जाने बढ़ रही हैं। अच्छा, आपके लेकिन ख्याल में तेजी ऐसा से ये साहब तब्दीलियां होती बुनियादी हैं। तौर पे रुकावट किसकी तरफ से आपको दिखाई देती है, अगर आप मैं न्यूट्रल तज्ज़िया आपसे चाहूँ, क्योंकि ईरान ने कुछ देखिए बुनियादी शराइत रखी हैं, उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, तो अमेरिका का मौक़िफ़ कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा सख्तगीर दिखाई दे रहा है, या ईरान इस वक्त अपनी पोजीशन की वजह से जो उसको एक बर्तरी हासिल है और तमाम माहिरीन की राय भी है कि उसकी सिचुएशन कंपैरेटिवली बेहतर है इस जंग में, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए वो बिल्कुल भी इस वक्त कोई लचक नहीं दिखाना चाहते? देखिए, मुझसे अगर आप मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन लेंगे तो मुझे लगता है कि दोनों पार्टियाँ गलत कर रही हैं और दोनों पार्टियाँ एक-दूसरे की नब्ज़ से खेल रही हैं। ये असाबी जंग ज़्यादा बन चुकी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये समझते हैं कि इस जंग को हारना, जैसे कि यहाँ पे अमेरिका के बेशतर मुबस्सिरीन ये समझते हैं कि अमेरिका ना सिर्फ़ ये जंग हार गया है बल्कि मुस्तक़बिल में जो अमेरिका की सुप्रीमेसी है दुनिया के अंदर, उसको भी कंप्रोमाइज़ कर दिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने और आगे चल के अमेरिका का असर रसूख दुनिया पे ऐसा नहीं रहेगा, इस जंग के नताइज जो भी निकले। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप अल्टीमेटली चाहते हैं कि वो एक फ़ातेह की हैसियत से, ये कम से कम ये तासुर मिले कि वो फ़ातेह की हैसियत से इस जंग से निकल रहे हैं, क्योंकि आगे उनकी बहुत कुछ पॉलिटिकली स्टेक पे है और नवंबर के इलेक्शन सामने हैं, तो वो ये चाहते हैं कि वो एक फ़ातेह का तासुर दें और उस सूरत में जंग से निकलें। इसलिए वो भी थोड़े से रिजिडिटी आपको कहीं पर नज़र आएगी इसके साथ-साथ, लेकिन वो स्पेस भी देते हैं ईरान को कि बात हो और मामला जो है एस्केलेट ना हो। इसी तरह ईरान, जैसा कि आपने कहा, बहुत सारे मुबस्सिरीन की ग़ालिबन बात वो भी बड़े गौर से सुनते हैं अमेरिकन एक्सपर्ट्स की और अमेरिकन थिंक टैंक्स की कि ईरान जीत रहा है, तो इसलिए वो भी उस पे डट गए हैं। वो भी कुछ बज़ाहिर अब अच्छा, तक फतह का दारोमदार सरेंडर क्या करने होगा को या अगर पीछे हटने अमेरिका को। या डोनाल्ड ट्रंप को फतह तो डेफिनेटली चाहिए, वो सुपर पावर हैं और डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनली शख्सियत भी ऐसी है, लेकिन फतह किसे कंसीडर किया जाएगा, अमेरिकी अवाम किसे फतह तस्लीम कर लेंगे? देखिए, अमेरिका के अवाम इस बात को फ़तह ही तस्लीम करेंगे अगर ईरान सरेंडर कर देता है और ईरान एलानिया तौर पे ये कहता है कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो नहीं बनाएगा। अपनी यूरेनियम जो है, वो जो एनरिच्ड यूरेनियम है, अगर वो सरेंडर कर देता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये चीज़ सेल कर सकते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सामने कि देखो, हमने अमेरिका को सिक्योर कर लिया है फॉरएवर और मशरिक़ वस्ता के अंदर जो अमेरिका के अलाइज़ हैं उनको हमने मुस्तकिल तौर पे सिक्योर कर लिया है, वो सुन्नी मुस्लिम ब्लॉक हो या इवन इसराइल हो। तो इसलिए वो समझते हैं कि ये चीज़ उनको एक फ़ातेह की हैसियत से सामने लाएगी और सेकंडली उनका एक अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले। तो वो ये क्लेम कर सकते हैं कि देखिए हमने 50 साल का कज़िया जो है वो चंद दिनों के अंदर ख़त्म किया है। चंद दिनों में कहने में वो बिल्कुल बजा होंगे, क्योंकि आपके सामने अफ़गानिस्तान वार 20 साल की थी, इराक वार 10 से 12 साल इराक में अमेरिका एंगेज रहा है। तो वो ये कह सकते हैं कि हमने तो चंद हफ्तों के अंदर ईरान को जो है वो मलियामेट कर दिया और ईरान को हम बिल्कुल उस पे लेके आए जहाँ पे वो कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर हुआ। तो और ईरान के नुक्ता नज़र से ये है कि उसके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। ईरान जो है वो बाकी दुनिया के साथ इंटीग्रेट करता है, बाकी दुनिया के साथ ट्रेड करता है, तो उसके लिए भी विन-विन सिचुएशन है। ये सिचुएशन दोनों पार्टियों के लिए कोई बुरी नहीं है। बस देखना ये है कि यहाँ पे बड़ा दिल कौन करता है। बिल्कुल सही। अभी भी बावजूद कि वहाँ पे एस्केलेशन है, उम्मीदें अभी तक जुड़ी हुई हैं, उम्मीदें अभी तक बंधी हुई हैं और पाकिस्तान की जो एफर्ट्स जारी हैं, वो भी अप्रिशिएबल हैं और देखते हैं आगे चल के कि क्या होता है। लेकिन लगता ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप हर सूरत चाहेंगे कि वो इस जंग से जल्द से जल्द अपने आप को निकाल लें, अच्छा, अमेरिका को अभी निकाल लें, क्योंकि बिल्कुल वो तो चाहेंगे और चाइना के दौरे से पहले भी तमाम दुनिया के माहिरीन की राय यही थी कि वो इस जंग का खात्मा चाहेंगे, किसी नतीजे पे पहुंचना चाहेंगे, लेकिन क्या आपको ऐसा होता दौरा चाइना से पहले दिखाई दे रहा है? और बाज़ मुबस्सिरीन की ये भी राय है कि शायद कुछ देर का क़याम अगर कोई पेशरफ्त हो जाती है, बर्फ़ पिघल जाती है, तो पाकिस्तान में भी हो। ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है और आपको लग रहे हैं इसके इम्कानात? जुनैद, सिचुएशन मेरे नज़र में ऐसे मोड़ पे है
कि जहाँ पे ये मैटर सॉल्व होने में 1 मिनट भी लग सकता है और ये भी मुमकिन है कि ये मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो जाए, ये बात आगे ना बढ़ सके। और अगर बात कामयाबी की तरफ जाती है और जैसा कि हम यहाँ पे एक बड़े ज़ाहिर पब्लिशर है, पब्लिशिंग ग्रुप है, जिनकी ये रिपोर्ट है कि करीब आ रही है, पाकिस्तान भी होपफुल है। अगर वहाँ पे कोई तस्फ़ी हो जाता है तो डेफ़िनेटली फिर ये इस्लामाबाद के अंदर ही इम्कान इसके ज़्यादा होंगे कि प्रेज़िडेंट ट्रंप वहाँ पे स्टॉप ओवर करें और वहाँ पे किसी हतमी मुआहदे के ऊपर वो खुद सिग्नेटरी हों और इसको वैलिडेट करें। सो इसके इम्कानात हर सूरत में मौजूद हैं और जो वक़्त का आपने कहा है मेरे अगेन 1 मिनट भी लग सकता है और ये भी मुमकिन है कि अच्छा अनदर 50 अच्छा ईयर्स। असद साहब, अगर दूसरी ऑप्शन की तरफ जाया जाए जो कि वर्स्ट कंडीशन है, अगर ये जंग यूं ही इसी हालत में चलती रहती है और वक्त करीब आ जाता है, दौरा चाइना पे डोनाल्ड ट्रंप को जाना पड़ जाता है, तो फिर उसके जो दौरा चाइना का मकसद है डोनाल्ड ट्रंप जाने का, उसके ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? क्या वो जंग ख़त्म किए बगैर वो मकासद हासिल कर पाएंगे जिसलिए वो चाइना जा रहे हैं? देखिए दौरा तो उस वक़्त प्लान था जब ये जंग थी भी नहीं। तो वो प्रेज़िडेंट ट्रंप के एक अपने स्किल्स हैं, जिस तरीके से वो उनसे नेगोशिएट करना चाहेंगे अपने पर्पसेज़ के लिए। हाँ, अगर वो जंग में विनर की हैसियत से जाते हैं, तो वो एक डिफरेंट उनकी बॉडी लैंग्वेज होगी वहाँ पे और डिफरेंट तरीके से वो नेगोशिएट करेंगे। और अगर ये जंग इसी तरह स्टेलमेट में है, तो फिर वो चाहेंगे कि चाइना का इसमें किरदार हो, वो चाइना को पुश कर सकते हैं कि आप भी इसमें अपना एक पॉज़िटिव रोल प्ले करें और रीजन को सिक्योर करें और दुनिया को सिक्योर करें क्योंकि इसकी जंग जो पोटेंशियली है वो बहुत बड़ी जंग में ये तब्दील हो सकती है। मैं एक एनालिसिस देख रहा था और मैं उससे बहुत ज़ाहिर कन्विंस था। ये जो वो ये तजिया ये किया जा रहा है कि ये जंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें अमेरिका की सुप्रीमेसी जो है वो एट स्टेक है दुनिया में। अगर आप ईरान सॉरी उसकी अफ़गानिस्तान वॉर की बात करें कि 20 साल या उससे पहले वियतनाम, तो वो कहते हैं कि एक जैसे दुनिया से अलग-थलग दुनिया के मेन स्टेज से कटी हुई जंग थी। ये दुनिया के मेन स्टेज के ऊपर परफ़ॉर्मेंस हो रही है ये वॉर की। तो इसमें अगर अमेरिका कामयाब नहीं होता और अमेरिका का कामयाब होने से मुराद ये है कि जैसे वो प्लान करते हैं कि या तो ईरान मुकम्मल सरेंडर करे या उसको मलियामेट कर दिया जाए और ईरान की फतह ही इसी में कि अगर वो सर्वाइव कर जाता है तो भी उसकी फतह है, वो एग्जिस्ट कर जाता है तो भी उसको फतह है क्योंकि इस वक्त तो उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स जो हैं उसका सामना है वाशिंगटन की जानिब से। अच्छा असद साहब, जिस तरह आपने कहा कि ये दौरा तो उस वक्त भी तय था जब ये जंग शुरू भी नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत कुछ हो चुका है, बहुत सा पानी पुलों के नीचे से गुजर चुका है, बहुत से जो 80 से 90% जो अपने तेल की ज़रूरियात हैं चाइना वो ईरान से ख़रीदारी के ज़रिए हासिल करता है। अपने हुर्मस बंद होने से जो परेशानी है, जो चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं तेल ख़रीदने पर, ये सारे वो मामलात हैं जिसकी वजह से चाइना और अमेरिका के ताल्लुकात भी थोड़ा सर्दमरी का शिकार हैं। साथ में जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जो लोकेशंस थी इस खत्ते के अंदर भी, जो अहदाफ जिसको निशाना बनाया ईरान ने जवाबी कार्रवाइयों में, वो भी चाइना फराहम करता रहा, चाइना ने उसको मुस्तरद किया। तो ये चीज़ें काफ़ी तनाव का शिकार रही हैं और आगे भी रह सकती हैं। तो मैं इस तनाजुर में आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर इसी सूरत हाल में इस जंग को ख़त्म किए बगैर एक तलखी के माहौल में डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं तो उसके असरात क्या हो सकते हैं? क्या उसका कोई हल निकलेगा या फिर ये भी मुमकिन है कि दौरा ही मुस्तरद या कैंसिल हो जाए? अभी तक तो कैंसलेशन की कोई चीज़ सामने नहीं है, इसके तो इम्कानात सरेदस्त नहीं है, लेकिन कंसीडरिंग कि प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, कुछ भी हो सकता है, व्हाइट हाउस कुछ भी प्लान कर सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं चाइना के रेफरेंस में कहना चाहूँगा कि चीन के साथ ताल्लुकात और प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत हार्श रहे हैं। उनकी पिछला जो इलेक्शन था जिसमें प्रेसिडेंसी उन्होंने 2016 में जीती, उसमें भी बहुत हार्श रहे, इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान भी। लेकिन प्रेसिडेंसी में आने के बाद और बिलखुसूस इस जंग, ईरान जंग के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना की जानिब लीनियंट नजर आए हैं। ये लगता है कि वो उस रीजन के अंदर एक बड़ी पावर के साथ एक बड़ी टसल नहीं लेना चाहते हैं। और आपको मालूम है कि जब ये खबरें आई कि ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट मिली है रशिया से या फिर ईरान को कोई इक्विपमेंट मिला है चाइना से, तो उस पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि नहीं, मेरी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से बात हुई है और मैं कन्विंस्ड हूं कि चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये अनलाइक प्रेसिडेंट ट्रंप एक स्टेटमेंट था और अब भी इस पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल मुमकिन है कि वाशिंगटन के हों, लेकिन उन्होंने इसको पब्लिक नहीं किया है। और इम्कान इस बात का रहेगा कि इस चाइना के विजिट के दौरान वो अपने काउंटर पार्ट से जब मिलेंगे और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के पास ये रिपोर्ट्स हैं कि चाइना ने सपोर्ट किया है, तो वो बंद कमरे में ही इसका इजहार करेंगे, पब्लिक में इस चीज को नहीं लाएंगे क्योंकि इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि जब ऑलरेडी वेस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं है, नेटो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं है, तो वो ऐसा शायबा भी नहीं होने देंगे अपने कहना चाहिए कि परमानेंट अलाइज को कि अमेरिका तो एक महाज से निकल के बड़े महाज में जा रहा है, चाइना को भी इंगेज कर रहा है। सो
उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है यूरोप की, चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, तो वो नहीं चाहेंगे कि वो ऐसी जंग का हिस्सा बनेंगे जिसके बराह रास्त उनको उनको कीमत चुकाना पड़ेगी और कीमत अदा करना पड़े। तो अगर ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे भी सही, तो वो बंद कमरे में होंगे। अनलाइक प्रेसिडेंट ट्रम्प्स जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कुछ भी कह देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बोल्ड हैं, ब्रेव हैं इन अ वे, लेकिन यहाँ पे शायद वो डिप्लोमेसी का मुज़ाहिरा करें और जिस तरह हुकूमतें और रियासतें मामलात चलाती हैं, तो चाइना के मामले में शायद कोई सख्त बात हमें सुनने को इस दौरे में ना मिले, अगर कोई जॉइंट प्रेशर होता है तो उसमें। अच्छा, आपके ख्याल में और अमरीकी हलकों में इस वक्त क्या गुफ्तगू चल रही है? बुनियादी तौर पे वो क्या नुक्ता है जिसकी वजह से अभी तक कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं हो सकी? एक तो ये कि जीत का तासुर देने में पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके डोनाल्ड ट्रंप, और जिस तरह से वो घुटनों पर लाना चाहते हैं ईरान, ऐसा तो शायद कभी भी मुमकिन ना हो पाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो उनके बदलते हुए बयानात हैं वो भी बहुत असरअंदाज हो रहे हैं, इस बर्फ़ के जमे रहने के बायस बन रहे हैं, और उससे जो तेल की मार्केट है और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये भी लग रहे हैं कि उनकी करीबी रुफ़का जो हैं उनको पहले इतला मिल जाती है, और वो एक बयान से जो मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है उससे बहुत पैसा बनाया जा रहा है। तो ये सारा कुछ एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है या वाकई में अमेरिका इस जंग का ख़ात्मा चाहता है, उसे वे आउट नहीं मिल पा रहा? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप को अगर तनकीद का सामना है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि यहाँ पे इवन फॉर्मर प्रेसिडेंट हूँ, थिंक टैंक्स के लोग हूँ, मैं मेजॉरिटी की बात करूँ, कुछ एक्सेप्शंस ऐसी हैं जो जो प्रेसिडेंट ट्रंप के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं, कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप की पूरी पॉलिसी को एंडोर्स करते हैं। रिपब्लिकन्स के अंदर बताया जाता है कि एक एंग्जाइटी है, लेकिन जब बात ब्लैक एंड वाइट में लाने की होती है, वार के ऊपर आइन साजी या प्रेसिडेंट की पावर्स को जब कर्व करने की बात होती है, तो रिपब्लिकन पूरी कुव्वत के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जो बात है वो ये कि देखिए, ना तो इस जंग के शुरू करने से पहले कौम को एतमाद में लिया गया, ना अपने ऑब्जेक्टिव्स बताए गए, और ना अब वाज़ेह हैं कि जंग कब, कहाँ, कैसे ख़त्म होगी, अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है जिसके बाद ये जंग वाइंड अप हो सकती है। हाँ, ये एहसास ज़रूर है कि ये इतना, वो कहते हैं ना कि ईरान ने अपने आप को बहरहाल लोहे का चना साबित किया है। ये कोई कोई वेनेजुएला के प्रेसिडेंट नहीं थे जी हाँ। या वेनेजुएला की लीडरशिप नहीं थी कि आप 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन करेंगे और वापस आ जाएँगे, शायद कंसीडर यही किया गया था। लेकिन जब से ये रेजिस्टेंस सामने आई है, तो बहुत कुछ एट स्टेक आ गया है। यही वजह है कि इस वक़्त मुज़ाकरात की भी जो ख़्वाहिश है या डायलॉग की ख़्वाहिश है, वो वाशिंगटन से हमें ज़्यादा सुनाई देती है बनिस्बत तेहरान के। तो क्रिटिसिज़्म फेस कर रही हैं, सही। एंग्ज़ायटी भी है और मसाइल भी हैं, परेशानियाँ भी हैं, और मुल्क के अंदर जिस तरह से महँगाई में इज़ाफ़ा हुआ है, मुल्क के अंदर जिस तरह गैस प्राइसेज़ ऊपर गई हैं, वो प्रेसिडेंट ट्रंप, ये जो आपने स्टेटमेंट्स का हवाला दिया, येस, ये भी इल्ज़ामात हैं कि उनके अपने कुछ करीबी जो हल्के हैं, वो वीकेंड के ऊपर ऐसा कोई बयान दे देते हैं जिसमें ज़रा हाइप होती है, क्योंकि वीकेंड के ऊपर मार्केट जो है या वॉल स्ट्रीट जो है, वो बंद हो रही होती है, तो 2 दिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन 2 दिनों में वो अपने पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक गोल्स अचीव करने के लिए स्टेटमेंट्स दे देते हैं, और वीकेंड के बाद जैसे ही मंडे शुरू होता है, तो थोड़ा सिचुएशन को काम डाउन करते हैं ताकि मार्केट में ज़्यादा अथल-पथल ना हो। तो इन पे ये भी क्रिटिसिज़्म हो रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका के अंदर, कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हम टोटल सोशल मीडिया डिप्लोमेसी देख रहे हैं। ट्विटर और ट्रुथ सोशल के ऊपर जो है हम डिप्लोमेसी देख रहे हैं, और इतने सेंसिटिव मामले के ऊपर जहाँ पे जोरी मामलात का सामना करना पड़ सकता है, बड़ी जंग का सामना करना पड़ सकता है, वहाँ पे सुबह कोई और स्टेटमेंट है, दोपहर में कोई और स्टेटमेंट है, और शाम में कोई और स्टेटमेंट है, और चूंकि कोई ठीक। रैशनल नहीं है, तो जो एनालिसिस बेस करता है वो रैशनल पे करता है, और वो चूंकि वो मौजूद नहीं है, तो तमाम एनालिस्ट बड़ी मुश्किल पोजीशन में हैं। और इस मुश्किल से निकालने में यकीनी तौर पे जिसने ये जंग शुरू की है उसे ही किरदार अदा करना होगा, और वो है डोनाल्ड ट्रंप। हम उम्मीद करते हैं कि इसमें पाकिस्तान का किरदार भी जो है उसका नतीजा बेहतरी की सूरत में, जंग बंदी की सूरत में, मुस्तकिल अमन की सूरत में निकल सके। बहुत शुक्रिया। असद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और तमाम तदबीरें, तमाम जो हैं वो उलट कर रख दी हैं ईरान ने अपने मौक़िफ़ की वजह से, और वो जिस तरह से डटा हुआ है साबित कदमी के साथ। लगता नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से उसे घुटनों पर लाना चाहते हैं वो इतनी आसानी से मुमकिन हो पाएगा। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ में जिसमें बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। बात हो जाए कुछ क्रिकेट की। पाकिस्तानी वुमेन्स क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे को 3-0 से शिकस्त दी है। बहुत ही खुशी की बात है। हमारी तरफ से तमाम टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। तारीखी कामयाबी हासिल की है और इस पर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी इन बच्चियों को शाबाश कहा गया है और हम उम्मीद करते हैं कि जीत का ये तसलसल जो है ये यूँ ही जारी रहे। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया है और एक शानदार कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी वुमेन टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद भी दी और उन्होंने टीम की मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और शानदार टैलेंट को खिराज तहसीन भी पेश किया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, हमारी जो टीम है, टेस्ट टीम बांग्लादेश में मौजूद है। चौथे उसका खेल जारी है। अब तक की क्या परफॉर्मेंस है और आगे क्या हो सकता है, इस पर तजिया लेंगे। अली तनोली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले इससे पहले कि हम बांग्लादेश में जारी टेस्ट सीरीज़ की बात करें, हमारी बच्चियों ने कारनामा सर अंजाम दिया, क्लीन स्वीप किया जिम्बाब्वे में और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी शाबाश दी गई है। तो ये महज इत्तेफाक था, जिम्बाब्वे ने बुरा खेल पेश किया या हमारी वुमेन टीम की कारकर्दगी इतनी शानदार थी कि उन्होंने क्लीन स्वीप कर लिया? नहीं, पाकिस्तान जो वुमेन्स क्रिकेट है वो उसने बड़ा इम्प्रूव किया है और इस पूरे जो अगर हम सीरीज़ की बात करें जो 3-0 हुआ है, इसमें एक क्लियर डोमिनेंस नज़र आई है। जो हमारे जो ओपनर्स हैं, उसमें सदफ़ है, उसके अलावा गुल फिरोज़ा हैं, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त खेल पेश किया और उनकी जो ओपनिंग स्टैंड है वो उसको भी उन्होंने बीट किया है जो रिसेंट रिकॉर्ड था। इसके अलावा काफ़ी रिकॉर्ड्स उन्होंने बीट किए हैं। इस पूरी सीरीज को जीतने से हमें एक ये फायदा हुआ है, जो हमारी वुमेन चैंपियनशिप है उसमें हम दूसरे नंबर पे अप्लाई करते हैं, जो हमसे आगे एक न्यूजीलैंड ही है। तो ये हमारे लिए बड़ा बेहतर था और हमारी जो वुमेन क्रिकेट है उसको बूस्ट करने के लिए इस तरह की सीरीज जो है वो बड़ी हेल्पफुल साबित होती हैं। इसके अलावा अभी हम उनके साथ हमने T20 खेलना है, उसमें भी जो हमें चाहिए कि इसी तरह जो हमने एक क्लियर डोमिनेंस शो की है। और ये एक बड़ी टीम का खासा होता है कि जब आप एक कमज़ोर टीम से खेलते हैं तो आज डोमिनेंस नजर आनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान टीम ने साबित भी किया। बिल्कुल, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये तसलसल जारी रहेगा, ये मोराल अप ही रहेगा। जी बिल्कुल जारी रहेगा, क्योंकि आपने देखा है कि जो हमारी क्योंकि जो 3 मैचेस की जो सीरीज हुई है उसमें जो हमारे ओपनर्स हैं उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड दिया है। उसके अलावा जो हमारा मिडिल ऑर्डर है उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और क्योंकि सबसे अच्छी बात ये थी कि जो हमारा जो यंग टैलेंट है उसमें गुल फिरोज़ा हैं, सदफ़ हैं, उसके अलावा सिद्रा अमीन तो हमारे पुरानी हैं, इसी तरह आलिया रियाज हैं, फातिमा सना है, इन सब ने परफॉर्म किया है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जिसने परफॉर्म ना किया हो। तो किसी की तरह अगर हम बॉलिंग में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो फातिमा सना उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसके अलावा जो डयाना है उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। और जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो सब ने एक टीम परफॉर्मेंस होते हुए एक कलेक्टिव एफर्ट करके पाकिस्तान को जीत से हमकिनार किया। और टीम एफर्ट के जो नताइज हैं हमेशा मस्बत होते हैं और वो हमने देखा भी है माजी में। अच्छा, अगर दूरा बॉयज़ की तरफ आ जाएं तो ढाका टेस्ट में पाकिस्तानी टीम पहले इनिंग्स में 386 रन पर आउट हुई और बांग्लादेश को पाकिस्तान पर 27 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। चौथे डे उसका खेल जारी है। आगे हम क्या तवक्को रखें, क्या होने जा रहा है? जी बिल्कुल, आज चौथे दिन का खेल अभी खेला जा रहा है, जो कि पाकिस्तान ने भी 2 आउट कर लिए हैं, जो कि बड़ा अच्छा है। हम यही चाह रहे थे कि पाकिस्तान अगर अभी चौथे दिन के उसमें अगर इनको जल्दी आउट कर लेता है तो हमारे पास एक चांस है कि हम इसको इजीली जीत सकते हैं। आज का दिन है, 2 सेशन बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हम इनको जल्दी से इनको कंटेन करते हैं, क्योंकि अभी ये 50 रन की लीड भी हो गई है, तो बेहतर यही है कि हम इनको मिनिमम रन्स पे कंटेन करें और इसको चेज करें, क्योंकि ये हमारे लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए बड़ा ज़रूरी है। जिस तरह शान मसूद ने अपनी इसी तरह प्रेसर में कहा था कि हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान टीम जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल खेले और फाइनल जीते, तो उसके लिए ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह पाकिस्तान ने अभी तक खेल खेला है, जैसे हमारे जो यंग टैलेंट है उसमें अजान है, उसके अलावा अब्दुल्ला है, उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया है। तो जो भी थोड़ी सी जो मिस है वो बॉलर्स की तरफ से, और बॉलर्स को चाहिए कि अपनी जो बॉलर्स को भी थोड़ा सा इस मौके का फ़ायदा उठाना होगा। वैसे तो हालात और साजगार बांग्लादेश के हक़ में है, लेकिन अपना हिसाब चुकता करने का एक बेहतरीन मौका है। उनको उनके घर में हराकर आप लेवल कर सकते हैं। बहरहाल हमारी बेस्ट विशेज़ हमारी टीम के साथ है। अली तनोली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और बहुत से अहम इशूज़ हैं आज के प्रोग्राम का हिस्सा शामिल करेंगे इस। वेलकम बैक। और अभी जो महवर का गुफ्तगू का महवर होगा, टॉपिक वो है फबिंग। एक डिफरेंट इस्तिलाह है और जो कि अमूमी तौर पे इस्तेमाल होती है हस्बैंड वाइफ के दरमियान। एक ऐसा
ताल्लुक़ जो कि बहुत ही मज़बूत होता है और उसके अंदर वक्त की बहुत अहमियत है, लेकिन जब आप एक दूसरे को इग्नोर करते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त गुजारने के बावजूद आप अपने कामों में मशगूल रहते हैं, ख़ासतौर पे मोबाइल के अंदर आपकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हो कि आपको ये एहसास ही ना हो कि आपका शरीक हाथ बैठा हुआ है, तो उसके लिए ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। लेकिन ये ईजाद कहाँ से हुई और इसकी निशानदेही कैसे हुई, इससे असरात क्या होते हैं दोनों मियाँ बीवी के रिलेशंस पर, इस पर बात करेंगे डॉक्टर समिया अख्तर साहिबा से, लाइफ कोच हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम। एक तो ये कि फबिंग इस्तिलाह, इसका आगाज़ कैसे हुआ और क्या वाकई में ये रिश्तों को तोड़ने का बायस भी बन सकती है? जी जी, ये है बेसिकली जो एक हमारी एक कॉन्स्टेंटली एक टेक्सटिंग और फोन के साथ जो कनेक्शन है, ये वहां से ये बेसिकली निकला है। और ये रिश्तों को इंतहाई कमजोर कर देता है और बाज़ औक़ात तोड़ भी देता है, क्योंकि हमारी हमारी अटेंशन जो है वो अपने आसपास के लोगों के ऊपर नहीं होती, बल्कि हम मुसलसल एक स्क्रीन के अंदर इंडल्ज्ड होते हैं। और इससे हम हमारे जो रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, जो रियल टाइम कनेक्शंस हैं, वो बहुत निगलेक्ट भी होते हैं और बहुत कमजोर भी हो जाते हैं, और इससे बहुत से नफसियाती मसाइल भी पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये एहसास किस तरह से दिलाया जाए, क्योंकि बहुत से हस्बैंड्स या बहुत सी ऐसी वर्किंग लेडीज़ भी होती हैं जो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हुए कहते हैं कि जी हमारी बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि फ़ोन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकते। बहुत से लोगों के असाइनमेंट्स होती हैं, बहुत से लोगों के टास्क होते हैं, तो उनकी रिक्वायरमेंट भी होती है कि आपको इन टच रहना पड़ता है। तो इसके बावजूद आप किस तरह से अपने लाइफ पार्टनर को एहसास दिला सकते हैं कि वो काम तो कर रहा है लेकिन वो आपके मौजूदगी का उसको एहसास भी है, वो किस तरह से दिलाया जाए फिर? इसमें बेसिकली ये इस्तिलाह तो एक अनहेल्दी यूज़ और सोशल मीडिया स्क्रोलिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन ये आपने दुरुस्त फरमाया कि बाज़ औक़ात कुछ लोगों के काम की नोयत ऐसी होती है कि जिसके ऊपर उन्हें बहुत ज़्यादा इंगेज रहना पड़ता है। तो उसके अंदर आपको दो चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। नंबर वन तो ये है कि आप एक हेल्दी वर्क लाइफ बाउंड्रीज बनाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम आपकी पूरी जिंदगी के ऊपर छाया हुआ है, आप खुद कहीं पे भी नहीं है और आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ कहीं पे भी नहीं है। दूसरा ये कि आपको अपने लिए और अपने प्यारों के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए उस सारे के अंदर भी टाइम स्केजुअल करना चाहिए। आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि अच्छा, दिन का ये हिस्सा, ये टाइम, इतने मिनट मैंने सिर्फ अपने इस प्यारे रिश्ते के साथ गुजारने हैं और उसको अनडिवाइडेड अटेंशन देनी है। जब हम गुफ्तगू की बात करते हैं, तो अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि वो जब लोगों से मुखातिब होते थे या कोई उनसे मुखातिब होता था, तो वो क्या होता था, वो सुनना क्या थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब भी कोई मुखातिब होता था या आप किसी से होते थे, तो अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज के साथ उसकी तरफ टर्न करते थे, आई कनेक्शन करते थे और अपनी पूरी तवज्जो से उसकी बात सुनते थे या उसको बात बयान करते थे। तो अगर हम इतनी सी छोटी सी चीज़ भी इम्प्लीमेंट कर लें अपने कम्युनिकेशन के अंदर, तो आप देखेंगे कि ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है रिश्तों में। अच्छा डॉक्टर साहब, अब 90% या शायद उससे भी ज़्यादा हर हस्बैंड वाइफ के दरमियान ये मामला चल तो रहा होगा, कहीं पे नोटिस्ड है, कहीं पे अननोटिस्ड है। तो अगर आप उसको चेंज करवाना चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर की इस आदत को, तरीक़ाकार क्या हो सकता है? अगर आप एकदम से जाके उसके हाथ से मोबाइल छीन लेंगे या सख्ती से या धमकाने के अंदाज में कोशिश करेंगे तो फिर मामला और बिगड़ सकते हैं। तो तरीका क्या हो, ग्रेजुअली, या आपको कुछ ऐसा यकीनी तौर पे आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग तलाश कर रहे होते हैं जो आपको लग रहा होता है कि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ उससे ज़्यादा कुछ बेहतर चीज़ मेरे पास इस रील की सूरत में या इस कंटेंट की सूरत में होगी। तो रिलेशन को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, वो वक्त जो इतनी खूबसूरती से गुजरे कि उसको एहसास ही ना हो या उसको ज़रूरत ही महसूस ना हो लाइफ पार्टनर के, वो मोबाइल की तरफ तवज्जो करे? अच्छा, बदकिस्मती से ये जो स्क्रोलिंग है, ये जो माइंडलेस स्क्रोलिंग है, ये जो रील्स हैं जी, ये हमारे दिमाग के डोपामिन पाथवेज को हैक कर लेती हैं। बिल्कुल। और इसके अंदर जो एक नॉवेल्टी होती है, एक नयापन होता है, कभी नई रील आ रही है, कभी लाइक्स आ रहे हैं, कभी कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये जो नॉवेल्टी है, ये जो 30 और 60 सेकंड का अटेंशन स्पैन है, ये हमारे माइंड को हुक कर लेता है और हमारे डोपामिन पाथवेज को हैक कर लेता है। और एक हर नई एक्टिविटी के साथ एक डोपामिन सर्ज आती है और ये एक एडिक्टिव मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जो नेचुरल कम्युनिकेशंस होती हैं, जो नेचुरल एनवायरनमेंट्स होती हैं, वहाँ पर एक नेचुरल डोपामिन होता है। वो अगर आप देखें न्यूरो साइंस के पर्सपेक्टिव से, तो ये एक बहुत मुश्किल मुकाबला होता है और
हमेशा एक एडिक्टिव पैटर्न्स में जीत जाता है। लेकिन तब्दीली लाई जा सकती है। उसके लिए फिर अगेन दो चीजें हैं। नंबर एक तो ये कि वो इंसान जो इस चीज के अंदर हुक्ड है वो खुद ये तय करे कि मैंने अपने आप को इसमें से निकालना है, क्योंकि याद रखें कोई किसी को बदल नहीं सकता। खुदा भी आपको नहीं बदलता जब तक आप खुद को ना बदलना चाहें। तो सबसे पहले तो उस इंसान को अपना आप ये डिसाइड करना चाहिए कि ये चीज मुझे बहुत डैमेज कर रही है, मेरे रिश्तों को डैमेज कर रही है, मेरे बच्चों को डैमेज कर रही है, तो इसलिए मुझे इससे निकलना है। दूसरी तरफ वो इंसान के जो इसके मुतासरीन में से है, वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, या आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। उस इंसान को अपनी इमोशनल नीड्स कन्वे करनी आनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अगले इंसान को ये से बात ही इल्जाम के साथ शुरू करें। तुम हमेशा ऐसा करते हो, तुम मेरे साथ ऐसा करती हो, तुम ये तुम वो। उसके बजाय जो एक हेल्दी वे ऑफ कम्युनिकेटिंग इमोशनल नीड्स है वो ये होता है कि आप सबसे पहले ये बताते हैं कि आप अपनी बॉडी में क्या फील कर रहे हैं। मुझे बहुत रोना आया, मुझे बहुत इधर से दुख महसूस हुआ, मैंने बहुत, फिर अपने इमोशंस को एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे मुझे बहुत उदासी आई, मैंने रिजेक्टेड फील किया, मैंने बहुत अकेलापन महसूस किया। फिर कहीं जाकर तीसरे स्टेप के ऊपर आप उस काम का जिक्र करते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो उसमें ये होता है कि जो अगले इंसान का माइंड है वो ब्लेम साइकिल के अंदर स्टक होने के बजाय कंपैशनेट पैटर्न के ऊपर आ जाता है ना, कि जब तुम हर वक्त स्क्रॉल करते रहते हो तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम मिलकर कोई हेल्दी एक्टिविटीज किया करें, हम मिलकर कुछ टाइम इकट्ठा प्लान करें, हम मिलकर मूवी देखें। बहुत कुछ हो सकता है मिलकर करने walk को अगर आप चले जाएं। एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो यकीनी तौर पे उसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। इस गैजेट से निकलिए और उस रिश्ते की कदर कीजिए जो आपके साथ दूसरी निश्चित। बहुत शुक्रिया डॉक्टर समिया अतर साहब हमारे साथ मौजूद थी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। और अभी आपका फेवरेट सेगमेंट जिसमें हम जानेंगे सितारों का अहवाल। कभी सितारों के हिसाब से हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होने जा रहा है। सितारों की रोशनी में आपका आने वाला हफ्ता कैसा रह सकता है और क्या किस्मत का साथ आपके साथ रहेगा, किस तरह की एहतियात ज़रूरी होगी, ये सब कुछ जानेंगे। उनसा शाह माहिर इल्मी नजूम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसा गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और हम शिद्दत के साथ इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके देखने वाले भी, आपके चाहने वाले भी, कि ये हफ्ता उनका कैसा गुजरने जा रहा है। ठीक है, एरीज से स्टार्ट लेते हैं हमेशा की तरह। और ये आने वाला जो हफ्ता है स्टार्ट हुआ है उसके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी काम को लेके या रिलेशनशिप को लेके, लेकिन किंग का कार्ड है, अथॉरिटी, एनर्जी, पॉजिटिविटी मुझे नज़र आ रही है। ये हफ्ता आपका काफ़ी खुशगवार और खुशियों से भरा रहेगा, और स्पेशली इमोशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कोई आपकी लाइफ में आ सकता है और आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा। हैप्पीनेस यानी कि खुशियाँ आएंगी, खुशहाली होगी, और जो भी जिस चीज़ की भी आप ख्वाहिश कर रहे हैं या दुआ कर रहे हैं वो कबूल होती हुई नज़र आ रही है। बस काम में, जॉब में थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और कारोबार में थोड़ी अप एंड डाउन होंगे, लेकिन ओवरऑल एरीज वालों की एनर्जी बहुत अच्छी है, सेहत के हवाले से भी बहुत अच्छी है। सफ़र करना चाहते हैं तो भी एरीज वाले इस हफ्ते सफ़र भी कर सकते हैं। फिर टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों के लिए जो है वो कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए टॉरस वालों को। अच्छा। और उनकी एनर्जी थोड़ी सी स्टबर्न नजर आ रही है कि किसी चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा स्टबर्न हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, और लेकिन थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे से लगता है कि आने वाला हफ्ता टॉरस वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, खुशियों भरा रहेगा। शादी के मसाइल दूर हो जाएंगे। कारोबार में अगर कहीं पैसा वगैरह फंसा हुआ है तो वो आपको मिल सकता है। ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। सेहत के हवाले से थोड़ी अपनी ख्याल रखें, और कोई ऐसी पुराना तकलीफ दोबारा हो सकती है तो उस चीज़ को देखें कि क्या चीज़ है जो पहले हो चुकी है वो दोबारा रिपीट हो सकती है। अच्छा। फिर जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई वालों के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स जो कामयाबी का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, सफ़र पे जाने का कार्ड है। जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या किसी और सिटी में जाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अपना घर या अपना मकान आप खरीद सकते हैं। गाड़ी आपकी हो सकता है कि आप खरीदें।
फिर कारोबार में तरक्की नज़र आ रही है, प्रमोशन हो सकती है, लोग आपकी सलाहियतों को सराहेंगे, एक्नॉलेजमेंट मुझे नज़र आ रही है। और कोई ऐसा गोल जो काफ़ी अरसे से आप जिस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो वो गोल आप अचीव कर लेंगे। जबरदस्त। कैंसर की बात करते हैं, कैंसर वालों के लिए थोड़ी कंफ्यूजन वाली एनर्जी नजर आ रही है कि डबल माइंडेड रहेंगे इस हफ्ते। हो सकता है कि जॉब या काम को लेकर दो ऑप्शंस हों और वो सोच रहे हों कि कौन सा ऑप्शन जो है मेरे लिए सूटेबल है। इसी तरीके से कोई रिलेशनशिप में या प्रपोजल आपके दो आ सकते हैं, उस चीज को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज ये कार्ड एक्शन का कार्ड है, कैंसेरियंस को एक्शन लेना चाहिए। जिस चीज का प्लान करते हैं उनको उस चीज पे अब जो है वो साबित अमल करना चाहिए, एक्शन करना चाहिए। हेल्थ कैसी रहेगी कैंसेरियंस की? कैंसेरियंस की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी, बस थोड़ा ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई हो जाता है या आप हाइपर हो जाते हैं, गुस्से को बस आपने कंट्रोल करना है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है। एंजाइटी थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन ओवरऑल आपकी सेहत अच्छी रहेगी। बिल्कुल सही। और ये ओवरथिंकिंग की वजह से हो सकती है? थकावट की वजह से हो सकती है, ओवरथिंकिंग की वजह से हो सकती है, कोई ऐसा काम आप बहुत ज्यादा ट्रैवल आप बहुत ज्यादा करते हैं या कोई आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से एंजाइटी हो सकती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे बढ़ते हैं। लियो के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं उनकी शादी हो जाएगी, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, बच्चों से रिलेटेड कोई खुशियां मिल सकती हैं, बच्चों की शादी हो सकती है या आपकी अपनी शादी हो सकती है या किसी दोस्त की शादी में शिरकत कर सकते हैं, रिश्तेदार की शादी में। अगर आप किसी से नाराज हैं तो भी मुझे लगता है आपका पैचअप हो जाएगा, या आपके दोस्त आपसे नाराज हैं तो भी आप पैचअप कर लेंगे। तो ये हफ्ता काफी हैप्पीनेस वाला, सेलिब्रेशन वाला, पॉजिटिविटी, सेहत के हवाले से बहुत पॉजिटिविटी है, हीलिंग का कार्ड है। सेहत आपकी अच्छी नहीं रहती तो इस हफ्ते आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं या कोई कारोबार अगर आप करना चाहते हैं तो भी आपके लिए हफ्ता बहुत मुनासिब रहेगा। अच्छा, आपने बताया कि सेहत सही रहेगी या अगर खराब है तो सही रहेगी, ठीक हो जाएगी? ठीक हो जाएगी। हीलिंग का कार्ड है, जाहिर है हैप्पीनेस का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, तो सेहत भी अच्छी हो जाएगी। जो भी आप काम करेंगे इंशाल्लाह उसमें बरकत। इंशाल्लाह अगर आप देख रही हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि आपकी सेहत ठीक होने वाली है। अच्छा, सेहत अच्छी नहीं है उनकी क्या? कुछ नासाज थी लेकिन आपने अच्छी खबर दे दी कि अब वो हीलिंग का वीक है तो उसमें बेहतरी आ जाएगी। अच्छा जी, अब वर्गों की बारी। जी, फिर वर्गों की बात करते हैं। ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड है कि आपको आपका सोलमेट मिल सकता है और किसी से मोहब्बत हो सकती है, किसी के साथ एक कॉपरेशन पार्टनरशिप नजर आ रही, किसी मसले में आप फंसे हुए हैं, कोई परेशानी है तो कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। फिर पार्टनरशिप का कार्ड है कि बिजनेस में आपके लिए पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, शेयरिंग पे, पार्टनरशिप पे वर्गों वाले काम करेंगे तो बहुत अच्छा है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किसी दोस्त के साथ मिलके आप अपनी स्टडी कर सकते हैं, अगर किसी टीचर से हेल्प ले सकते हैं। तो ये हेल्पिंग का कार्ड है कि कोई भी ऐसा मसला है जिसमें आप फंसे हुए हैं, चाहे वो सेहत से रिलेटेड है या पैसों से रिलेटेड है, नौकरी से रिलेटेड है, तो आपको किसी मदद मिलेगी। अब ये डिवाइन हेल्प भी हो सकती है, कुदरत की मदद भी हो सकती है या किसी इंसान की मदद भी हो सकती है। फिर लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड पैसों का कार्ड है, लेन देन का कार्ड है, लोगों के साथ मिलने मिलाने, सोशलाइजिंग, सोशल नेटवर्किंग का कार्ड है और कम्युनिकेशन का कार्ड है कि लिब्रा वाले जो हैं काफ़ी लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, बिजनेस के हवाले से, फाइनेंसेस के हवाले से, या आपका कोई प्रॉपर्टी मैटर है उस चीज़ को लेकर, लीगल मैटर है आपका, कोर्ट वगैरह में मामला चल रहे हैं, या सोशलाइजिंग काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पैसों की लेन देन कर सकते हैं, किसी से पैसे लेके अपना काम शुरू करें, या अगर आपके पास पैसे हैं तो किसी के साथ मिलके भी आप काम कर सकते हैं। फिर ये रिलेशनशिप में कोई रिश्ता, कोई प्रपोजल भी आ सकता है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है किसी मामलात को लेकर रिलेशनशिप में या शादीशुदा जिंदगी में, तो कम्युनिकेट करके आप अपने मामलात को ठीक कर सकते हैं।
स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो वाले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो स्कॉर्पियो वाले बहुत एक्टिव रहेंगे। ये हफ्ता उनका बहुत बिजी रहेगा, बहुत सारे काम, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी स्किल्स को बेहतर बनाएंगे, इम्प्रूव करेंगे। कुछ करके दिखाने का मुझे जोश और जज्बा नजर आ रहा है स्कॉर्पियो में। तो अपने करियर में, जॉब में, अपने कारोबार, हो सकता है इंडिपेंडेंट कोई बिजनेस करें, या फिर जॉब में उनको तरक्की मिल सकती है, और कोई ऐसा काम जो काफी अरसे से रुका हुआ है वो भी हो जाएगा। अच्छा, और शादी के हवाले से भी बताएगा, अगर कोई शादी करना चाहता है तो शादी के हवाले से भी देखें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बिल्कुल शादी हो जाएगी। लव मैरिज के काफी चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियो के, तो लव मैरिज भी हो सकती है उनकी। तो हर काम में ऐसे लगता है जैसे आगे बढ़कर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जोश और जज्बा और पैशन नजर आ रहा है। तो इस पैशन के पीछे, इस नई एनर्जी के पीछे वजह क्या है, वो भी अगर आप बता सकें हमसे। क्या वजह है? देखें, फूल की एनर्जी है कि कुछ करके दिखाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, पास्ट को लेट गो करना चाहते हैं और पास्ट में से निकलकर और आगे मतलब अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। फिर उसमें नया बिजनेस हो सकता है, नई जॉब हो सकती है, नया रिलेशन, रिस्क भी लेने के लिए तैयार हैं। बस अपने ईगो को कंट्रोल करना है, एंगर को कंट्रोल करना है। अगर आपने ईगो को कंट्रोल नहीं किया तो आपके मामलात सही नहीं चलेंगे। फिर बात करते हैं सेजिटेरियस के लिए, 10 ऑफ सोर्ड के सेहत को लेकर थोड़ा सा सेजिटेरियस को अपने ख्याल रखना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। वैसे तो ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, लेकिन जिन लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहती तो उनको अपना मतलब जैसे सीरियस लेना चाहिए अपने हेल्थ इश्यूज को। अच्छा, ओवर स्ट्रेस और ओवर बर्डन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको कभी भी थकावट होती है तो थोड़ा रेस्ट कर लिया करें। और ये न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है कि जो सेजिटेरियस बहुत सफ़र किया उन्होंने, जैसे बहुत मुश्किलात देखी हैं, बहुत चैलेंजेस देखे हैं कि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, अब उससे छुटकारा मिलने लगा है। धीरे धीरे छुटकारा मिलने, मुश्किल लाइफ जो है, एक टफ लाइफ जो है वो गुजार चुके आप, अब आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है इंशाल्लाह। कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन वालों के लिए भी हीलिंग का कार्ड है, 6 ऑफ सोर्ड के आपके मसले आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। अभी भी स्टिल सेहत को लेकर या बिजनेस को लेकर या शादीशुदा लाइफ को लेकर थोड़े इश्यूज, कॉम्प्लिकेशंस होंगे, लेकिन आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जो आपका गोल है, जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपने स्लोली चलना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक। एक्वेरियस वालों के लिए जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। थोड़े से काम उनके अटकेंगे, डिले होंगे, और जैसे पेमेंट के मसले हो सकते हैं, डिले हो सकता है, या कोई काम आप कर रहे हैं उसमें रुकावट आ सकती है। लेकिन जो ये रुकावट है ये कुदरती रुकावट है, ये मत सोचिए किसी ने जादू कर लिया, किसी ने तावीज़ कर लिया, किसी ने बंदिश कर ली, तो ये चीज़ आप मत करें। ये आपकी किस्मत में है, ये डेस्टिनी में है, और ये वक्ती तौर पे है। ऐसा नहीं है कि कोई सारी जिंदगी नहीं चलेगी, चाहे सफर आपका बंद हुआ हुआ है, सफर डिले हो रहा है, या आप कोई कारोबार करना चाह रहे हैं उसमें रुकावटें आ रही हैं, शादी में रुकावटें आ रही हैं, तो हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप शुकूक व शुबात में ना पड़े तो बेहतर है, अपने आप को ना उलझाइए। बिल्कुल बिल्कुल। अब स्पाइसेस के लिए जो कार्ड है वो डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी इस हफ्ते, कुछ नई चेंजेस आएंगे, कुछ नए लोगों से मुलाकातें होंगी, नए दोस्त बन सकते हैं, किसी नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं, किसी नए रिलेशनशिप की शुरुआत कर सकते हैं, शादी के बहुत अच्छे स्पाइसेस के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, किसी नए सफ़र पे कहीं न्यू जर्नी भी हो सकती है, या आप अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं, नई स्किल्स, नॉलेज, लर्निंग भी मुझे नजर आ रही है कि क्योंकि स्पाइसेस का ताल्लुक जुपिटर से होता है, तो ये लोग लर्न करना इनको बहुत अच्छा लगता है। जो लोग टीचिंग की फील्ड से उनका ताल्लुक है,
या किसी भी फील्ड से, प्रोफेशन से ताल्लुक है, तो उनकी लाइफ में कुछ तब्दीलियां मुझे नजर आ रही हैं, कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं। घर में हो सकता है कि तब्दीली, चेंज करें, रेनोवेट करें घर को, कुछ नया, किसी नई जगह पर जाकर कोई टाइम स्पेंड करें। तो एक अच्छा मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है पाइसेस के लिए। चलो उम्मीद करते हैं कि ये तब्दीली मस्बत रहेगी, फ़ायदेमंद रहेगी और मुबारक रहेगी आपके लिए। इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उनसा जंग से मुतल्लिक बताएगा, ये जंग कब थमेगी? और इस हफ्ते में क्योंकि दौरा चाइना भी है डोनाल्ड ट्रंप का, तो इस वीक में आपको कोई सोल्यूशन दिखाई दे रहा है या अभी टाइम लगेगा? नहीं, इस वीक में तो फिलहाल मुझे ये चीज सॉर्ट आउट होते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो मैनिपुलेशन का कार्ड भी होता है, नेगेटिव कार्ड भी होता है, ब्लॉकेज का कार्ड भी होता है। तो इस हफ्ते तो मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन कोशिश जारी रहेगी कि किसी तरीके से ये हालात जो हैं वो ठीक हो सके। लेकिन इंशाल्लाह मुझे यहाँ पे नेक्स्ट जो कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, खुशियों का कार्ड है, पीस का कार्ड है, तो पीस होगा लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। एनर्जी बहुत स्लो है, धीरे धीरे मामला सॉर्ट आउट होंगे। मुझे मामलात हल होते हुए नजर नहीं आ और रहे। इंतज़ार करना होगा। जो जंग थमने के ख्वाहिशमंद है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी उनसा शाह। और आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, किन चीज़ों की एहतियात करनी है, क्या करना, ये आपने तफसीलन जाना है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पाकिस्तान की बेटी महविश नूर हमारे साथ होंगी। शेखपुरा से इनका ताल्लुक है और CSS के एग्ज़ाम में उन्होंने पोजीशन हासिल की है, किस तरह ये मुमकिन हुआ, उन्हीं से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शेखपुरा का गांव है झबरन, जहां की बेटी महविश नूर ने साबित कर दिया कि ख्वाब सिर्फ बड़े शहरों के लोगों की मीरास नहीं हुआ करते, बल्कि कम वसाइल हों, माली मुश्किलात हों और बेशुमार चैलेंजेस हों, इसके बावजूद ये मुमकिन होता है कि आप अपने ख्वाबों को सच कर दिखाएं। महविश नूर ने CSS यानी कि सिविल सुपीरियर सर्विसेज जैसे मुश्किल इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके पूरे पाकिस्तान में 7वीं पोजीशन अपने नाम की है, जिसे मुकाबले का इम्तिहान भी कहा जाता है। और ये बहुत से लोगों का ख्वाब होता है, ख्वाब ही रह जाता है, क्योंकि सिर्फ 3 अटैम्प्ट्स होती हैं बहुत से। इसके अंदर आपको पैरामीटर्स हैं जिनका ख्याल रखना पड़ता है और गलती की गुंजाइश इसमें बिल्कुल नहीं होती। तो 12,000 उम्मीदवारों के दरमियान नुमाया कामयाबी हासिल करना सिर्फ एक तालिबा की जीत नहीं है, बल्कि हर उस बेटी की उम्मीद है जो महदूद वसाइल के बावजूद बड़े ख्वाब देखती हैं। और महविश ने ऐसा सच में कर दिखाया है। तो गांव झबरन से असिस्टेंट कमिश्नर बनने तक का ये गैर मामूली सफ़र नौजवानों के लिए हौसले, मेहनत और अज़्म की रोशन मिसाल बन चुका है। लेकिन ये ख्वाब किस तरह से सच कर दिखाया, हमारे साथ मौजूद है महविश नूर, CSS पोजीशन होल्डर। आपको वेलकम कहेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद महविश। कब से ये ख्वाब था आपका कि आप CSP ऑफिसर बनेंगी? पेरेंट्स की ख्वाहिश थी, आपकी अपनी ये ख्वाहिश थी, और इस पर कितना अर्सा पहले आपने काम शुरू किया? जी, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा बचपन से ही ख्वाब जो होते हैं वो बचपन से ही होते हैं, तो मेरा भी एक बचपन से ख्वाब था कि मैं पाकिस्तान के किसी बड़े ओहदे पे पहुंच के पाकिस्तान और मुल्क व कौम की खिदमत कर सकूं। और उसके अलावा जैसे ही मैंने ग्रेजुएशन किया तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान में CSS नामी एक इम्तिहान होता है, और जो भी उसे क्वालिफाई करता है तो वो एक असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है। तो फिर वो मेरा और मेरे साथ साथ मेरे वालिदैन का ख्वाब भी बन गया था। और इसका जो आगाज़ है वो शायद 2 से 3 साल पहले हुआ था, एज आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। ठीक है। और चैलेंजेस तो बहुत रहे होंगे, मुआवनत किससे ली, आइडियलाइज किसको करती थी आप, किसी मूवी से इंस्पायर हुई थी, ये एग्जैक्टली CSS करने का ख्याल या आइडिया कैसे आया? जी, एक्चुअली मेरा ताल्लुक, जैसे मैंने बताया कि रूरल एरिया से है, तो वहाँ तो दूर दूर तक कोई CSP ऑफिसर, स्पेशली कोई बेटी नहीं थी। तो मैं टीवी पे ही देखती थी कि असिस्टेंट कमिश्नर्स होती थी या CSP ऑफिसर्स होती थी, तो मैं टीवी पे या सोशल मीडिया पे देखी, उन्हीं से इंस्पायर हुई थी। और उनके अलावा जिनको मैंने आइडियलाइज सचेस तो नहीं थी, आइडियलाइज सिर्फ यही था कि मैं ऐसे ओहदे पे पहुंच जाऊंगी जहां से मैं अपने अहले इलाका और सबकी एक खिदमत कर सकूंगी, सर्व कर सकूंगी। उसके अलावा मुझे जो सपोर्ट मिली वो एक CSP ऑफिसर हैं सरवकार हसन, और उनको मैंने ज्वाइन किया था और वो मेरे मेंटोर भी रहे थे इस पूरी जर्नी में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो घर वालों की सपोर्ट कैसी थी, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपके बहन भाई, उनकी तरफ से जब आपने उनके साथ ये शेयर किया कि आप CSS करना चाहती हैं, हौसला अफजा उनका रिएक्शन था? क्योंकि जिस तरह आप भी कह रही हैं शेखपुरा में आपके दूर दूर तक कोई ऐसा रिश्तेदार भी नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं है, ख़ातीन में तो बिल्कुल ही कोई नहीं होगा जिसने CSS का एग्ज़ाम दिया हो या वो ये ख्वाहिश रखता हो कि वो उसमें 7वीं पोजीशन, जो कि ख्वाब से कम नहीं लगता किसी लड़के के लिए भी, तो आप तो लड़की हो कि आपने ऐसा किया। तो कितना मुश्किल रहा ये, और रिस्पांस कैसा था फैमिली का, इर्द गिर्द के लोगों का, सबका?
जी, जी। जब मैंने कहा अपने वालिदैन से कि मैं करना चाहती हूँ, तो उनकी हमेशा से वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं मुझे लेके। तो मेरे सिबलिंग्स जैसे मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी भाभियाँ, उन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी किया इस चीज़ में, और थ्रू आउट द जर्नी वो मेरे हमेशा साथ रहे कि अगर मैं जो भी हूँ आजकल, एक तो मेरे वालिदैन की दुआएँ और उनकी मेरे पूरे ख़ानदान की एक सपोर्ट थी, और दूसरी मेरे असातिज़ा की मेहनत थी। उन्हीं की मरहून मन्नत में आज यहाँ तक हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपका शुरू से अगर आपके आगाज़ की बात की जाए, आपकी स्कूलिंग, आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी, शुरू से आप पढ़ाकू बच्ची थीं या फिर एवरेज स्टूडेंट थीं? क्योंकि इसमें तो कंसीडर होता है आपका मैट्रिक से ऑनवर्ड जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है। तो आप किस तरह की स्टूडेंट रही हैं, और वो मामला जो आपकी बेस मजबूत थी या वीक थी, फिर बाद में कितनी मेहनत करनी पड़ी? जी, जी। नहीं, मैं शुरू से एक तो मैं पढ़ने वाली थी, ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ती नहीं थी। मैं हमेशा से बचपन से, जैसे मैंने मैट्रिक किया और एफएससी की, तब भी मैं अपनी पूरी क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन आती थी। ओवरऑल मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, टॉकिंग अबाउट द टर्म्स कि मैंने कोई बहुत टॉप नहीं किए, बोर्ड्स जैसे पोजीशंस लेते हैं वैसे मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थी। मेरी बेस की बात करूँ तो क्योंकि मैं पढ़ने वाली थी शुरू से, तो मेरी जो फाउंडेशन थी वो थोड़ी सी बेटर थी। जैसे इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश की बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, बाकी चीज़ों बुक रीडिंग की जो हैबिट थी वो मैंने ऑलरेडी डेवलप की हुई थी। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें होती हैं आपके अंदर पहले होती हैं, और वही आपके अंदर शौक पैदा करती हैं कि आप सीएसएस जैसा इम्तिहान पास करें या इसकी तरफ आएं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये चाहेंगे कि आपके देखने वाली जो इस वक्त बच्चियां हैं पाकिस्तान की, उनमें भी ये शौक़ पैदा हो। तो किन किन चीज़ों पे आपने काम किया, सब्जेक्ट्स कौन से आपने रखे, ऐसे की आपने बात की है, ऐसे की बड़े अहमियत होती है, उसके बड़े पॉइंट्स होते हैं, वो कौन सी स्किल्स थी जिस पर आपने काम किया महविश, और उसने आपको निखारा, आपके जो सलाहियत थी उन्हें निखारा, और आपने जो तमाम इंटरव्यू लेने वाले हों, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि रिटन के साथ साथ जो इंटरव्यू का मरहला होता है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जो एक पूरा पैनल बैठा होता है, वो आपको हर एक चीज़ आपकी ऑब्जर्व कर रहा होता है, आपका चलना, आपका बैठना, आपका गुफ्तगू करना। तो ये सारा जो प्रोसेस रहा, ये कैसा रहा? सब्जेक्ट्स आपने कौन से चूज़ किए और फिर उनको किस तरह से निखार पैदा किया उनमें? जी, जी। सबसे पहले मैं इंग्लिश एसे की बात करूँ तो इस दफ़ा इंग्लिश एसे में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप किया है पूरे पाकिस्तान में, मेरे अरे सबसे वाह! हाईएस्ट मार्क्स माशाल्लाह। 54 मार्क्स हैं। तो उसकी मैं बात करूँ तो जैसे मैंने बताया कि मैंने अपने मेंटोर को ज्वाइन किया था, सरवकार हसन को, ही इज़ इंग्लिश एसे एक्सपर्ट, तो मैंने जो सारी मेरी तैयारी थी वो उधर से थी। उनके अलावा सब्जेक्ट्स जो मैंने चूज़ किए थे वो मेरा पॉलिटिकल साइंस था, फिलॉसफी थी, एनवायरमेंटल साइंस, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट और पंजाबी। ये मेरे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे जो मैंने ना सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बेस पे सिलेक्ट किए थे, बल्कि इसलिए भी सिलेक्ट किए थे कि इनमें एक तो स्कोर अच्छा आता है, और दूसरा मुझे ये था कि इनका सिलेबस है वो सारा मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था। तो उसके लिए मैंने अच्छी सारी किताबें पढ़ी थी, जैसे मैं लाइब्रेरी, अभी भी जैसे मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ तो तब भी मैं लाइब्रेरी चली अच्छा, जाती थी, किताबें अब तो उठा के आपने इसकी 7वीं तैयारी पोजीशन ले ली, अभी भी लाइब्रेरी में बैठी हैं, इसकी क्या वजह? अभी भी पढ़ाई चल रही है? एक्चुअली नहीं, एक्चुअली मेरा सीएसएस से पहले पीएमएस में भी मेरी एलोकेशन हो गई थी, तो वो पीएमएस अच्छा। की फिर मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। तो ज़बरदस्त। अभी मैं ट्रेनिंग सेंटर में ही हूँ, वो ओके। ट्रेनिंग सेंटर में फॉर फिर दिस ठीक है। इंटरेक्शन में यहाँ। जी जी, आप अपनी और बात मुकम्मल इंटरव्यू, कीजिए, बाकी और किस तरह से आपने सब कुछ किया? जी, जी। तो तैयारी के दौरान एक तो मेरी कंसिस्टेंसी रहती थी, और दूसरा मैं रिवीजन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती थी, और मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ती थी उसके नोट्स मेकिंग के बाद उसके पास्ट पेपर्स की रिवीजन मैं ज़रूर करती थी। उससे मुझे आइडिया हो जाता था कि जो एग्जामिनर है वो किस तरह के क्वेश्चंस देता है। और रिटर्न के बाद मैं इंटरव्यू की तैयारी की बात करूं तो उसके लिए मुझे एक तो पैनलिस्ट, जो पैनल था जिससे मैंने तैयारी की, मॉक इंटरव्यूज़ की तैयारी की सरवकार हसन इंस्टीट्यूट पे, वहाँ से मुझे बहुत अच्छी उन्होंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवा दी थी। और जब मैं गई थी रियल इंटरव्यू टाइम में, तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बिल्कुल परफेक्ट था। इवन जो पैनलिस्ट थे, जो चेयरमैन थे, ही अप्रिशिएटेड माय कॉन्फिडेंस कि मैं वो काम कंपोज थी, मुझे कोई डर नहीं था कि मुझसे क्या पूछेंगे, बिकॉज आई न्यू कि जो नॉलेज है, जो भी वो पूछेंगे वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि मैं हर चीज़ को जानती हूँ। तो मुझे जितना आता है मुझे उसका अच्छे से आंसर देना है, और जो नहीं आता आई अपोलोजाइज पोलाइटली कि सर सॉरी मुझे ये नहीं आता, मैं इस पे जाके देखूँगी। तो इतना मुश्किल नहीं होता है, बस हमने एक हवा बना लिया होता है कि सीएसए शायद पता नहीं कितना ही मुश्किल है। अच्छा, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो कि बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होते, वो गलतियां कर जाते हैं, और 3 अटैम्प्ट्स होती हैं टोटल, आपकी कौन सी अटैम्प्ट थी ये भी बताएगा। जितना थ्रेटिकल इम्पॉर्टेंट है उतना ही इंटरव्यू भी हमने ये सुना है, और मेरे तो अपने बड़े भाई भी सीएसपी ऑफिसर हैं, तो हमें वो सारा प्रोसेस हमने गुजरते हुए देखा उन्हें। आप बताइए कि इंटरव्यू के अंदर क्या गलतियां सरजद हो जाती हैं, आपने किन चीज़ों पे काम किया था, ताकि देखने वाले बच्चे हों या बच्चियाँ हों उनको रहनुमाई मिल सके? इंटरव्यू में सबसे पहले जो गलती मैंने देखी बच्चों की, बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं।
उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल शैटर हो चुका होता है और उन्हें लगता है कि हम पैनलिस्ट के पास पैनल में जब जा रहे हैं तो पता नहीं वो हमसे क्या पूछ लेंगे। तो सबसे पहले तो इस चीज को ओवरकम करने की जरूरत है कि जो पैनल बैठा है दे नो कि आप जितना पढ़ के आए हैं आप उतने को ही बता सकेंगे, आप हर चीज नहीं जान सकते। तो सबसे पहले तो काम कंपोज रहें, अपनी एक जो नॉलेज फाउंडेशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, जो बेसिक चीजें आपको वो आनी चाहिए। जो बेसिक थीम्स हैं जैसे पाकिस्तान के करंट हालात क्या चल रहे हैं, उस टाइम पे नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे क्या इश्यूज चल रहे होते हैं, तो न्यूज़पेपर उस टाइम पे पढ़ते रहें कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो वो मोस्टली तो आपसे वो करंट हैपनिंग्स के बारे में ही पूछते हैं कि अभी क्या क्या चल रहा है, तो उससे अप टू डेट रहना चाहिए। और दूसरा अपनी पर्सनालिटी पे भी फोकस करना चाहिए कि जब आप जाएं तो अपने बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ आप प्रेजेंट करें उनको। अपनी ड्रेसिंग, अपनी पर्सनालिटी, आपका जो स्पीकिंग स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए, आप जो बैठे हैं तो कॉन्फिडेंट होके बैठे हैं। तो ये चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना चाहिए। और कम्युनिकेशन की आपने बात की, कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर आपको किन चीज़ों पे काम करना चाहिए? अंग्रेज़ी कितनी ज़रूरी है? क्योंकि यहाँ पे सरकारी स्कूलों में इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, तो जो भी ख्वाहिशमंद है CSS करने का, CSP ऑफिसर बनने का, उसके लिए किन चीज़ों को बेहतर करना होगा अपनी गुफ्तगू को मुतासिरकुन बनाने के लिए, नॉलेज के साथ साथ? जी जी, वो काफ़ी अहम रोल प्ले करती है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप बिल्कुल फ्लुएंट हों, बिकॉज दिस इंग्लिश इज़ नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। तो जैसे हम तो पंजाब से हैं, कुछ बलूचिस्तान से आते हैं, कुछ सूबा सिंध से या खैबर पख्तूनख्वा के ट्राइबल एरिया से भी आते हैं, तो उनकी जो अंग्रेज़ी है वो बहुत अच्छी नहीं होती। वो सिर्फ आपने कम्युनिकेशन पे इतना फोकस करना है कि आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कन्वे कर पा रहे हैं। तो उसमें आपका एक्सेंट या आपकी बहुत फ्लावरी इंग्लिश वो मैटर नहीं करती, जस्ट सिंपल सादा इंग्लिश के जो अब आप बोल रहे हैं तो वो उसको समझ पा रहे हैं कि वो आप क्या कह रहे हैं, तो सिर्फ उतनी से मैटर करती है, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल अंग्रेज बन के जाना होता है। बिल्कुल ठीक। लास्टली महविश, जब आप CSP ऑफिसर बन के अपने ऑफिस में बैठेंगी, गेम प्लान क्या है? किस तरह से आप डिलीवर करेंगी जो आपने एक ख्वाब सोचा हुआ था, जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आई हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत से हमने ऑफिसर्स देखे जो बड़े बड़े मकासद लेकर आते हैं, लेकिन फील्ड में वो डिलीवर करने का उन्हें मौका नहीं मिलता, तो आप इसको कैसे यकीनी बनाएंगी? जी जी, उसके लिए यकीनी बनाना पहले तो कॉम्पिटेंस होती है ऑफिसर की। अभी तो मैं ऑफिसर बनी हूँ, लेकिन आगे मेरा लाइहा अमल ये है कि जो भी लॉज हैं जिसकी मैंने इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, उसको पहले तो मैं अच्छे से सीखूँ ताकि मैं एक कॉम्पिटेंट और सक्सेसफुल ऑफिसर बनूँ। और दूसरा मेरा लाइहा अमल ये होगा कि आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज अ सिविल ऑफिसर, आई ऑलवेज कंसीडर माई सेल्फ एज अ सिविल सर्वेंट। तो मुझे हमेशा ये होगा कि मेरे दफ्तर के बाहर कोई भी गरीब आवाम आए तो उसे धक्के ना खाने पड़े, बल्कि मैं उसको एक्सेसिबल हूँ। और मैं उनका जो ट्रस्ट होता है एक आवाम का कि पब्लिक ऑफिस पे, कि जो पब्लिक ऑफिस है वो एक पब्लिक ट्रस्ट है, तो जो भी उनके कंसर्न्स हो मैं उन सबको प्रॉपर्ली एड्रेस कर पाऊँ, यही मेरी कोशिश होगी। विश यू ऑल द बेस्ट, हमारी ढेरों दुआएं, और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक। हमारी बेटियों के लिए आप रोशन मिसाल हैं, मशाल राह हैं, और अगर अज़्म हो, हौसला हो, मेहनत हो, तो फिर साबित कदमी के साथ आप ये मकाम हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान की बेटी महविश नूर ने हासिल किया है। शेखुपुरा के एक गांव से ताल्लुक़ रखने के बावजूद उन्होंने पूरे पाकिस्तान में 7वीं पोजीशन CSS के एग्ज़ाम में हासिल की है, और असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे उन्हें ये जो रिवॉर्ड के तौर पे ये ओहदा दिया गया है। और अभी बहुत कुछ है, ये आगाज़ है सफ़र का, बहुत से संग मील हैं जो कि अबूर कर रहे हैं। तो ये इस तरह की मिसालें और भी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए डेडिकेशन होना ज़रूरी है। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और फिर कुछ बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। कुछ बात हो जाए मौसम की, और महकमा मौसमियात ने शुमाल मशरक़ी पंजाब के लिए शदीद मौसमी सूरत हाल का अलर्ट जारी किया है, जिसमें 11 से 13 मई के दरमियान कहा जा रहा है कि एक सिस्टम बनेगा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसे सुपर सेल बनने की तवक्को की जा रही है। सुपर सेल क्या है ये भी हम जानेंगे, और पंजाब के शहरी होशियार हो जाएँ, ये भी कहना है महकमा मौसमियात का। शुमाल मशरक़ी पंजाब के लिए शदीद मौसमी सूरत हाल का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो ये शदीद मौसमी हालात क्या हो सकते हैं? इरफान विक साहब, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात, हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, आपको वेलकम कहेंगे। ये शदीद मौसमी हालात क्या हो सकते हैं, और ये क्लाइमेट चेंज ही के असरात देखे जा रहे हैं? देखिए, अभी ये वाला जो सिलसिला है ये एक मगरबी हवाओं का सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। अब ऐसा होता है कि हमारे यहाँ क्योंकि बहुत हीटिंग हुई होती है आजकल, और जब इस तरह का मगरबी हवाओं का सिलसिला एंटर होता है तो कोल्ड एयर जो है वार्म एयर के साथ जब मिक्स होती है, उससे थंडरस्टॉर्म और इस तरह की सिचुएशन जो है मुख्तलिफ इलाकों में हुआ करती है। तो मई में अभी भी जो है ना ये वेस्टर्ली वेव एक दाखिल हुई है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बालाई पंजाब के जो शुमाल मशरक़ी पंजाब के ख़ास तौर पे इलाके हैं
जिसमें सियालकोट, नारवाल, गुजरांवाला, हाफजाबाद, इसके गिरदनवा के इलाके, इसके अलावा लाहौर, कसूर के इलाके और जो फैसलाबाद के इलाके होंगे, वहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडर स्टॉर्म और आंधी के साथ जो है ना अच्छा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। अच्छा, कराची वाली साइड पे अभी तक हम देख रहे हैं कि बड़ी शदीद गर्मी की लपेट में है, कि वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम दाखिल होने की तवक्को है या अभी टाइम लगेगा? देखिए, कराची में अभी जो है ना, कराची बिल्कुल एक हमारा जो है वो समंदर के साथ एक शहर है जिसमें उसका एक अपना पैटर्न है, जहाँ पर जब सी ब्रीज चलती है तो वहाँ पर रिलीफ मिलता है थोड़ा सा, जब वो लैंड ब्रीज चलती है तो वहाँ पर हीटिंग हो जाती है। आजकल वहाँ पर ज़्यादा लैंड ब्रीज चल रही होती है, कभी कभी बीच में सी ब्रीज आती है, ज़्यादातर लैंड ब्रीज, इसलिए वहाँ पर जो टेम्परेचर आप देखेंगे कि 36 से 38 या 38-39 भी हो जाए तो वो आपको बहुत ज़्यादा हीटिंग महसूस होती है। तो कराची और सिंध में जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अभी शूट तो नहीं करेगा, लेकिन गर्मी जो है ना वहाँ पर अगले 2 रोज़ में जो है ना वो गर्मी तो रहेगी, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और 40 और 45 डिग्री सेंटीग्रेड मुख्तलिफ इलाकों में जा भी रहा है, जैसा कि दादू में पिछले दिनों में 47 और 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक किया गया। अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 45 से ऊपर ही मुख्तलिफ इलाकों में सिंध में जाएगा, जबकि कराची में 36 से 38 तक होगा। अच्छा, ये जो फोकास जिसकी हम अभी आगाज़ में बात भी कर रहे थे और इसका दौरानिया 11 से 13 मई के दौरान बताया गया है, इसमें अर्बन फ्लडिंग या फिर क्लाउड बर्स्ट जैसी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है इरफान साहब? देखिए, इसमें जो है अभी आजकल के सीज़न में जब ये मगरबी हवाएं आती हैं तो ये ज़्यादातर मॉइस्चर और इतनी चीज़ें नहीं होती, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, लाइटनिंग आपको ज़्यादा मिलेगी, आंधी ज़्यादा होगी, इस तरह का कैफियत जो है ना वो ज़्यादा होगी। बीच में बारिश भी है, बारिश जो है ना वो थोड़ा बहुत कहीं शावर हो सकता है, कहीं हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, आंधी का ज़्यादा होगा इसमें। तो ये मौसम का जो एक गुसीलापन दिख रहा है, एक ऐसा एलिमेंट जो कि काफ़ी एग्रेसिव दिख रहा है, तो ये भी क्लाइमेट चेंज के असरात हैं? इसको नॉर्मल कंसीडर किया जाए या ये गैर मामूली हालात हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज जो है वो ये है कि जो हमारे दर्जा हरारत एटमॉस्फेयर का नॉर्मली बढ़ चुका है, उसकी वजह से जो वेदर आ रहा है वो हमारे पास उसकी सिवेरिटी ज़्यादा है। अब देखिए कि अभी आप देखिए कि थंडरस्टॉर्म जो हुआ है, बहुत ज़्यादा थंडरस्टॉर्म मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिला है, तो ये हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा वार्म हो चुका था, जिसकी वजह से आपको थंडर एक्टिविटी जो है ना वो देखने को ज़्यादा मिली है। इसमें नो डाउट कि ये जो मौसमियाती तब्दीली है उसकी वजह से जो है हमारे यहाँ इस तरह की कैफियत जो है ना वो नज़र आ रही है। और नॉर्दर्न एरियाज़ में पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे लैंडस्लाइडिंग के ख़तरात भी होते हैं, कोई ऐसा मामला भी हो सकता है, तो कोई ख़ास एडवाइजरी है या एहतियात बरती जाए शहरियों की तरफ से, मकामी लोगों की तरफ से? जी, इस हवाले से हमने जो एडवाइजरी जारी की है इसमें हमने ये बताया है कि जो कश्मीर में बाज़ इलाकों में मूसलाधार बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है आज और कल में ना, तो उसमें लोगों को एहतियात करनी चाहिए, लैंडस्लाइडिंग का बिल्कुल ख़दशा होगा उधर, तो लोग पहाड़ी इलाकों पर जाने के लिए ज़रा गुरेज करें। ठीक है। और ईद में गो के अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन तवक्को क्या है कि गर्मी की शिद्दत रहेगी, खुश्क मौसम होगा या फिर सूरत हाल बदल भी सकती है, बरसात भी हो सकती है? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से बहुत सारी वाक़यात जो है ना इस तरह के हो रहे हैं, मौसमी चेंजेस आ रहे हैं आने वाले दिनों में जो है, और ईद के आसपास भी जो है ना आगे पीछे जितने भी दिन होंगे वहाँ पर गर्मी अभी हमें महसूस लग ऐसा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है ना वो गर्मी का जोर ज़्यादा होगा। ये वाले जैसे ये गुजर जाएगा 2 दिन के बाद, उसके बाद जनूबी इलाकों में तो ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन बलाई इलाकों में ज़रा कम आस्ता आस्ता गर्मी स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे ईद के पास जाएंगे तो गर्मी में इजाफा होगा। अच्छा, एक चीज़ इरफान साहब, मैं आपसे ज़ाती तौर पर ये भी जानना चाहूँगा कि काफ़ी हम कुछ अरसे से नोट कर रहे हैं कि जो फोकास्ट है अमूमी तौर पे उसके बरखिलाफ़ मौसमी असरात देखे जा रहे हैं, और यकीनी तौर पे ये क्लाइमेट चेंज के असरात हो सकते हैं। तो हमारे जो आलात हैं हमें उससे अपग्रेड करना होगा, हमें अपने पैटर्न्स को चेंज करना होगा, या फिर ये अनप्रेडिक्टेबल है जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ रहा है, और उसमें पाकिस्तान भी ऑब्वियसली शामिल है, जिसके शदीद असरात यहाँ भी देखे जा रहे हैं?
देखिए, जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें गाहे बगाहे जो है ना इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं। जैसा कि हमारे पास जो है ना वो रडार्स भी हैं, सैटेलाइट्स से भी हम हेल्प लेते हैं, हमारे न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल्स भी हैं। इसमें रिसर्च के साथ साथ जैसे जैसे वक्त की ज़रूरत बढ़ती है उसके मुताबिक इसमें इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अब क्योंकि अब मौसमियाती तब्दीली के असरात आना शुरू हो गए हैं, इस पे भी काम जारी है। लेकिन दुनिया भी इसको टैकल करने की कोशिश कर रही है, और पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो भी इसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये यकलख्त कोई भी चीज़ नहीं होती, लेकिन ये वक्त के साथ साथ जो है ना इसको जो है ना वो सारे अपने तय जो है ना इसकी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रात गए जो लाहौर और गिरदुनवा में बारिश हुई है, इससे दर्जात दिन के औकात में तो थोड़ा कंपैरेटिवली हमें कम दिखाई दिया है, तो ये सिलसिला अगले कुछ दिनों में जारी रह सकता है या एक बार फिर से हम गर्मी की शिद्दत बढ़ते हुए देखेंगे? देखिए, अभी तो अगले 2 से 3 रोज जो होंगे ये तो आपको बेहतर टेम्परेचर रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप ये बादल निकल गए हमारे एरिया से, तो दोबारा से जो टेम्परेचर राइज जो होगा वो हमारा दोबारा से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। और जो मई में होता है नॉर्मली, मई में जो है ना वो टेम्परेचर मैक्सिमम हमें रिकॉर्ड होते हैं। बहुत शुक्रिया। इरफान विक साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात। और वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, उसके लिए हमें तैयार होना। फोकास ये है कि 11 से 13 मई के दौरान पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सुपर सेल का खदशा है और इसके लिए एहतियात ज़रूरी है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया, लेकिन हतमी तौर पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि मौसमियाती तब्दीली की वजह से जो वेदर पैटर्न्स हैं, जो फोकास्ट करने के इदारे हैं, आलात हैं, वो भी हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। आगे बढ़ते नाज़रीन, जाते जाते आपको बताएं कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए शकीरा की धमाका खेज वापसी हुई, एंट्री हुई है। नए गाने का टीज़र वायरल हुआ है और लोग इसको देख भी रहे हैं। ये गाना आप भी सुनिए। और आज भी वर्ल्ड कप की तारीख की यादगार तरीन गानों में वाका वाका आपको याद होगा, जिसे शायकीन की तरफ से बेहद पसंद किया गया था। और आर्मी शोहरत याफ्ता कोलंबियन गुलकारा हैं शकीरा, जो कि बहुत से लोगों को पसंद भी हैं और एक बार फिर से फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी मेले से ये जुड़ चुकी हैं। हर बार जिस तरह से पाकिस्तान में आपको याद होगा ना, PSL में अली ज़फ़र के गाने का इंतज़ार किया जाता है जब सीटी बजेगी, उसी तरह से शकीरा को भी वर्ल्ड कप के साथ मंसूब किया गया है वका वका के बाद। और लोग इंतज़ार करते हैं कि वर्ल्ड कप पे उन्हीं की तरफ से कोई ना कोई सॉन्ग लाया जाए, और वो आ चुका है 2026 के लिए। उनके नए ऑफिशियल गाने ने शायकीन में ज़बरदस्त जोश पैदा कर दिया है। और ये आप सभी जानते होंगे कि दुनिया स्पोर्ट्स के अंदर जो खेल सबसे ज़्यादा देखा जाता है, पसंद किया जाता है, वो फुटबॉल है। तो शकीरा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वर्ल्ड कप के ऑफिशियल गाने 2026 डाय डाय का टीज़र जारी किया है, जिसके बाद फुटबॉल और मौसीकी के मदाहों में नई बहस छिड़ गई है। इस गाने को नाइजीरिया के मारूफ गुलकार बर्ना बॉय के इश्तिराक से तैयार किया गया है, जो कि आप अभी सुन भी सकेंगे। और इसकी मुकम्मल रिलीज़ 14 मई को मुतवक्किल है। गाने की वीडियो ब्राज़ील के एक गांव के अंदर एक तारीखी मराका स्टेडियम के अंदर फिल्माई गई है, जहां शकीरा रंगारंग डांसर्स के साथ जलवागर हैं। तो उम्मीद तो पाकिस्तान में भी फुटबॉल खेलने वाले और चाहने वाले बहुत से, उम्मीद करते हैं कि ज़बरदस्त इवेंट होगा इस गाने की तरह। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।